माई सेल्फ BP बोरासी, चीफ इंजीनियर NDB MPP रोडी भोपाल। जो मेरा आज का टॉपिक है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो लर्निंग मेरा ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको मैदानी अधिकारियों को काम में आएंगे। इसके जो प्रेजेंटेशन में मेरा जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें टाइप ऑफ पेमेंट के कितने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कंपेरिजन मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड पेमेंट के बारे में आपको बताऊंगा इसमें। और इस जो हमारी अलग अलग लेयर होती हैं उसका क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में बताऊंगा। मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। और सबग्रेड हमारा है, सबग्रेड एम्बैगमेंट कौन सा यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही सेकंड लेयर जो हमारी GSB होती है, GSB की 1 से लगाकर 6 टाइप की ग्रेडिंग होती है उसके बारे में CRM की 1 और 2 ग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। और वेट मिक्स मैकेडम के बारे में टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार से प्राइम कोड बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन बिटुमिनस लेयर से बिटुमिनस लेयर ट्रांजिस्ट जो पीरियड होता है उसके अंदर ये काम में आएगा। तो प्राइम कोड हमारा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके और फोकस करने की आवश्यकता है। इसको भी फोकस किया मैंने। और उसके बाद DBM की 2 ग्रेडिंग होती है उसके बारे में बताऊंगा। BC के बारे में बताऊंगा आपको। शोल्डर इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बहुत अच्छा फोकस किया है हमने। इसको आपको बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। मैं आपको इसमें लर्निंग में आपको सिखाना चाहूँगा कि इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। SOR में भी अब इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है तो उसको और फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अंदर रोड बनाते समय कितने प्लांट मशीन रखेंगे, कैसे कैसे उपयोग करेंगे, उपकरण लगेंगे, उसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप जब उसके बात करेंगे तो फील्ड लैब के बारे में बात करूंगा, प्लांट के बात करूंगा, ट्रायल लेंथ के बारे में बात करूंगा। ट्रायल लेंथ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी रोड बनाने के पहले आपको प्लांट पे कैंप पर ट्रायल लेंथ बनाने अत्यंत आवश्यक है। इसको मान के चले आप ट्रायल लेंथ बनाएंगे, सब टेस्ट वहां पर कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रकार से आप काम करेंगे। उसके बाद रोड बन जाती है, बनने के बाद आपको कभी कभी कुछ डिफिशियंसी रह जाती है, किस प्रकार से फेल्यूर होते हैं, कौन कौन से फेल्यूर है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके साथ ये भी है कि उसको फ्लेक्सिबल पेमेंट है, रूटीन मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। रूटीन मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो कब कौन कौन से मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है और किस प्रकार से रिन्यूअल करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, उसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। तो इस प्रकार से ये मेरा लर्निंग ऑब्जेक्ट आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस प्रकार से पूरा PPT सुने, समझे और फील्ड में काम करें। धन्यवाद। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस पाठ्यक्रम में हम निम्नलिखित विषयों को समझेंगे। मॉड्यूल 1 फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स का परिचय और प्रकार। इसमें हम जानेंगे कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और अन्य प्रकार के पेवमेंट्स से इनका अंतर क्या है। मॉड्यूल 2 फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स लेयर्स एवं उनकी भूमिका। इसमें हम देखेंगे कि वेरिक कोर्स, बाइंडिंग कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस और सब ग्रेड जैसी परतों की संरचना और कार्य क्या है। मॉड्यूल 3 डिजाइन इनपुट्स एवं सब ग्रेड प्रिपरेशन। इस मॉड्यूल में हम ट्रैफिक लोडिंग, CBR टेस्ट, मटेरियल क्वालिटी और सबग्रेड प्रिपरेशन की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 4 ग्रैन्युलर सब बेस, GSB एवं वेट मिक्स मैकेडम, WMAM। इसमें हम GSB और WMAM की सामग्री, उनकी ग्रेडिंग, मोटाई और कॉम्पैक्शन प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल 5 प्राइम कोट, टैग कोट एवं बाइंडिंग कोर्स, DBM। इस मॉड्यूल में हम प्राइम कोट और टैग कोट की भूमिका तथा डेंस बिटुमिन्स मैकेडम DBM की विशेषताओं को जानेंगे। मॉड्यूल 6 वेयरिक कोर्स, बिटुमिन्स कंक्रीट एवं शोल्डर कंस्ट्रक्शन। इसमें हम बिटुमिन्स कंक्रीट की विशेषताओं, ग्रेडिंग और शोल्डर कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 7 निर्माण पद्धति और कंपैक्शन नियंत्रण। इस मॉड्यूल में हम OMC, MDD और फील्ड डेंसिटी की अवधारणाएं, आवश्यक मशीनरी और उपकरण, ग्रेडर, रोलर्स, पेवर, स्प्रेयर के उपयोग पर चर्चा करेंगे। साथ ही रोलिंग और कंपैक्शन की प्रक्रिया और नियंत्रण पर भी ध्यान देंगे। मॉड्यूल
8. सतह, जल निकासी और गुणवत्ता नियंत्रण। इस मॉड्यूल में हम सरफेस और कैम्बर की आवश्यकता, ड्रेनेज के प्रकार, क्रॉस स्लोप, लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन्स, सब सरफेस ड्रेन्स और फील्ड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 9, कंस्ट्रक्शन के बाद परीक्षण और सुरक्षा। इस मॉड्यूल में हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट्स, सरफेस इवननेस, रफनेस, कोर टेस्ट, पेवमेंट फेलियर्स के कारण, रूटीन और पीरियोडिक मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, बैरिकेडिंग, पीपीई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट एड पर चर्चा करेंगे। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट आप जानते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारी जो होती है मल्टी लेयर होती है, उसमें अलग अलग लेयर होती है, सभी लेयर को बन के एक साथ मिला के बनती है और उसके साथ उसका जो लोड उस पर लेयर वाइज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ग्रेजुअली लोड टॉप लेयर से लगाकर नीचे तक के लेकर अप टू सब ग्रेड तक लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सभी बिटुमिनस और ग्रेनुलर लेयर को कंपोजिट करके बनाई जाती है। ये तो आप बनाते हो, आपको अच्छे से मालूम है, उसी प्रकार से बनाई जाती है। और इसके अंदर ये रोड जो डामर की रोड बनती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की रोड बनती है। अधिकतर रोड हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट बनी हुई है, हाईवे में बनाते हैं, जो हाईवे निर्माण करते हैं उसमें करते हैं। एमडीआर रोड से हमारी उसमें बनता है, रूरल रोड में बनता है, कहीं कहीं सिटी में भी बनाते हैं। लेकिन उसके साथ में एक मॉडल, हम इसको जो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो बनता है हमारा, ये MSA 2 MSA से लगाकर M30 तक तो जनरली हम बनाते हैं, पर यूजुअली तो डिजाइन लाइफ इसकी लेते हैं 15 साल के लिए कंसिडर करते हैं इसकी। अब कौन कौन कितने टाइप के हमारे पेमेंट होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट, जिसके बारे में आपको मैं ब्रीफ करूंगा अच्छे से। इस प्रेजेंटेशन में आपको एक एक चीज बताऊंगा। रिजिड पेमेंट होता है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड होता है, कंपोजिट भी होता है, सीसी रोड के ऊपर BC टॉप कर देते हैं, सेमी रिजिड पेमेंट और सीमेंट ग्राउटेड पेमेंट होता है। अब ये तीनों चारों जो आपकी अलग अलग टाइप के हैं, ये टोटली डिपेंड करता है ट्रैफिक की कंडीशन पर डिपेंड करता है, हमारी सॉइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक, सॉइल, और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारे पास फंड कितना है, हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली हमें डिजाइन करना पड़ता है ना। तो ये हमारे मेन पैरामीटर होते हैं जिसको हमें ध्यान में रख के हम डिजाइन करते हैं। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी कर लें फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या क्या है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो सही बात है ना। टॉप लेयर से लगाकर बॉटम लेयर हमारी जो सबग्रेड की होती है वहां तक के लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है लेयर वाइज। रिजिड पेमेंट लोड ट्रांसफर पे स्लैब एक्शन वर्क करता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट बिटुमिन बेस लेयर होती है, रिजिड पेमेंट कंक्रीट स्लैब स्ट्रक्चर होती है। बट सीधी सच्ची बात है, ये आपको मालूम है। और फ्लेक्सिबल पेमेंट लो इनिशियल कास्ट होती है, रिजिड पेमेंट की कास्ट इनिशियल में हाई होती है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स बहुपरत संरचना वाले होते हैं, जो बिटुमिन्स और ग्रैन्युलर लेयर्स से बने होते हैं और हाईवेज ऑफ सिटी रोड्स के लिए उपयुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन कौन सी लेयर होती है ये भी आपको कम से कम आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो जो बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपडेट होने की आवश्यकता है, उस एंगल से मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। विरिंग कोर्स BC होता है, बाइंडर कोर्स हमारा DBM होता है, बेस कोर्स WMM होता है, सब बेस कोर्स हमारा GSB होता है, और सबग्रेड हमारा कंपैक्टेड सॉइल होती है। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का बहुत अच्छा डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको, इसमें हर लेयर आपको समझ में आ रही है। नीचे बॉटम पे चले जाए तो रोड का जो प्लान प्रोफाइल अप्रूव करते हैं, उसके अंदर इम्बैंकमेंट प्लस माइनस हिली एरिया जैसी कंडीशन, रोड के ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब मिट्टी का फीलिंग हो जाती है, वो एक लेवल पे आके इम्बैंकमेंट बन जाता है। देन उसके बाद 500 का सबग्रेड हम देते हैं, फिर उसके सब बेस आ जाएगा, GSB आ जाएगा, बेस कोर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल लेयर हमारे आ जाएगी DBM BC, और फाइनल फिनिश रोड लेवल हो जाएगा। इस प्रकार से ये रोड का हमारा क्रॉस सेक्शन है
जिसको आप अच्छे से समझ के कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो हमने लेयर होती है, अलग अलग लेयर होती है, उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वीरिंग कोर्स बट नेचुरल है कि स्मूथ सरफेस तो इसकी रेजिस्टेंस के काम में आता है। उसी से सरफेस, वो सरफेस हमारा अच्छा होगा, स्मूथ होगा, व्हीकल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बाइंडर कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन व्हील लोड को ट्रांसफर करता है। बेस कोर्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है हमारा, और सब बेस हमारा ड्रेनेज एंड फिल्टर लेयर को का वर्क करता है। सबग्रेड फाउंडेशन होता है, सबग्रेड हमारा फाउंडेशन होता है। वो फाउंडेशन की डिजाइन हमें बहुत अच्छे से करने की, उसकी मिट्टी पे हम जब आएंगे उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि वेयरिंग कोर्स स्मूथ सरफेस देता है, बाइंडर कोर्स लोड वितरित करता है, बेस कोर्स स्ट्रेंथ देता है, सब बेस ड्रेनिंग का कार्य करता है और सब ग्रेड नींव होती है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे हैं तो बट नेचुरल फ्लेक्सिबल पेमेंट किस पर डिपेंड करेगा, उसके डिजाइन पे, पैरामीटर पे जाना पड़ेगा हमें। ट्रैफिक जो जिस रोड की हम डिजाइन कर रहे हैं, जिस ओरिजिनल से डेस्टिनेशन का जो मार्ग हमने निर्माण किया, मार्ग का निर्माण किया जाना है, उस पर ट्रैफिक कितना है वो हमें निकालना, प्रोजेक्टेड ट्रैफिक निकालना पड़ेगा। ट्रैफिक लोड का इसमें MSA में निकलता है, क्योंकि ISC 37 में डिजाइन पैरामीटर है। तो डिजाइन पैरामीटर में आपको 2 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, तो ये निकालना पड़ेगा, MSA निकालना होगा, और सबग्रेड स्ट्रेंथ की जो CBR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे हमें जाना की आवश्यकता पड़ती है कि CBR हमें मालूम है, MSA मालूम है, तो क्रस्ट कंपोजिशन कितना होगा हम उसको ISC उसमें टेबल दे रखी है, टेबल के अकॉर्डिंग निकल जाता है, ठीक है। तो अब उसके साथ हमें जब डिजाइन के इनपुट की आवश्यकता है तो मटेरियल की क्वालिटी भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी जाने की आवश्यकता होती है। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन को, कौन से क्लाइमेट में हम रोड को बना रहे हैं, कौन सी कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन क्या, टेम्परेचर क्या है, वहाँ का वेदर किस प्रकार का है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। क्यूमुलेटिव फटीग कंसिडरेशन भी देखना पड़ता है उसमें, ठीक है। पेमेंट डिजाइन जनरली हम 15 साल के लिए करते हैं, और भी कर सकते हैं, 10 के लिए भी करते हैं, 15-20 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियल एक मैं बता रहा हूँ आपको, 15 साल के लिए करते हैं। और ये ISC 37 जो हमारा कोड है 2018 का, उसको फॉलो करके जनरली किया जाता है। अब मैं आपको सबग्रेड प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सबग्रेड प्रिपरेशन के पहले आपको ये भी है कि आपको MSA मालूम पड़ गया, MSA मालूम पड़ गया, और सब CBR अपने CBR कहाँ से निकाल लिया, अपने लेब से निकाल ली है, लेब से निकाली, CBR निकाल लिया आपने, MDD भी निकाली, लेब में जाके निकाल लिए। MDD मालूम है आपको, OMC मालूम है, तो उसके बाद ही हम इसको फील्ड में बारो एरिया फाइनल करने के बाद ही सबग्रेड का काम, सबग्रेड एम्बैंकमेंट का काम करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्लियरिंग एंड लेवलिंग ऑफ लैंड ले लिया, लेवल ले लिया हमने, सरफेस को क्लीन कर लिया, लेवल ले लिए। फिर जो लेयर वाइज हम जो बारो एरिया फाइनल का वहां से मटेरियल लेके आएंगे, जो भी मटेरियल लेके आएंगे तो वो एक अलग अलग आएगा मटेरियल की, आपको ये भी देखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपडेट करूंगा कि जब भी सबग्रेड फाइनल करोगे, सबग्रेड करने के पहले आपने बारो एरिया फाइनल किया। बारो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यदि 4-5 लेयर में देखा है, आपकी फाउंडेशन क्या है, सबग्रेड है। सबग्रेड एम्बैंकमेंट का मटेरियल हमारा प्रॉपर तरीके से टू द मार्क होना चाहिए, मार्क की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, मतलब उसकी CBR अच्छी होना चाहिए, और फ्री सॉइल इंडेक्स हमारा सबसे पहले चेक करने की आवश्यकता है, वो हमारा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो इसके टेस्ट आपको बहुत अच्छे से लगाने की जरूरत है। जो एम्बैंकमेंट के अंदर जो पार्टिकल की मैक्सिमम पार्टिकल की साइज 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सबग्रेड में आपको 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसको ध्यान रखना। उसके साथ भी आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फ्री सॉइल इंडेक्स आपको लेब में निकाल लें, या नहीं तो उसका बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देख ले, घर पे भी देख सकते, दो फ्लास्क ले लें, उसमें है ना, उसके अंदर पानी भर लें, और दोनों में जो मिट्टी वो रख लें, भर दें, और एक में केरोसिन भर के देख लें, और दूसरे में वाटर भर के देख लें, तो दोनों के लेवल का डिफरेंस आएगा। तो बटने केरोसिन वाले में कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगी, वो रिमेन सेम रह गया, लेकिन जो वाटर आपने इसमें भरा है सैंपल में,
उसके अंदर देखो उसका स्वेलिंग हो जाएगी। यदि स्वेलिंग 50% ज़्यादा हो जाए उस मेटल को कभी यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये आपको देखना, LLPL उसका भी ध्यान रखना है, क्या आवश्यकता है आपको। तो ये सब देखने के बाद आपने ये फील्ड में आपने चेक कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये फील्ड में चेक कर लिया है। चेक करने के साथ ही आप ये कर रहे हो, तो आपको लेयर वाइज फिर उसको रोलिंग विद कंपैक्शन करना पड़ेगा। सरफेस को जब भी आप नीचे से रोड बना रहे हो, फाउंडेशन डालो, तो केम्बर और सुपर एवल्यूशन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो सब जो भी आप ये भी मान के सबग्रेड मस्ट पास CBR टेस्ट। जब भी ये भी बता रहा हूँ कि आपको सब CBR टेस्ट जो आपने लगाया वही कभी यहाँ पर जब मटेरियल फील्ड में टेस्ट करोगे तो वही कभी मिलना चाहिए। मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होना चाहिए, मैं जो आपको बताया, वेल कंपेक्टेड नेचुरल सॉइल होना चाहिए, स्टेबलाइज मटेरियल होना चाहिए, मिनिमम 97 कम से कम उसका FDD आपको फील्ड में मिले। CBR 5% से ज़्यादा होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए टॉप सॉइल उसकी, ठीक है। OMC उसकी मस्ट भी मेंटेन हो। जो OMC आपने निकाली है फील्ड लैब में वही उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। और सब ये टेस्ट आपको उसमें दे रखे हैं, अपने मोर्थ का जो चैप्टर 9 एडेड है उसमें पूरा दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। ये सबग्रेड प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में ये एक फोटोग्राफ्स में पूरा आपको दिया है ना, तो इसके हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि पेवमेंट डिजाइन में ट्रैफिक लोडिंग, CBR टेस्ट और मटेरियल क्वालिटी महत्वपूर्ण है। सबग्रेड को कॉम्पैक्शन और CBR टेस्ट पास करना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब मैं आपको नेक्स्ट ये ग्रेनुलर GSB मटेरियल के बारे में अवगत कराऊंगा। ये उसके ऊपर की एम्बेकमेंट सबग्रेड के ऊपर की लेयर होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल लेयर अबव सबग्रेड, सबग्रेड के ऊपर की जो स्ट्रक्चरल लेयर होती है आपकी, और इसके अंदर जो मटेरियल लेना है वो प्रॉपर ग्रेडिंग वाला मटेरियल लेने की आवश्यकता है और क्रश स्टोन लेने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रॉपर ग्रेडिंग होना चाहिए इसमें। कंपैक्शन इन लेयर, आपको कंपैक्शन जो लेयर वाइज कंपैक्शन करने की आवश्यकता है, दे रखा है इसको कि मिनिमम थिकनेस किसकी 150 mm तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होना चाहिए उसकी, ये उसको क्रश स्टोन एग्रीगेट विद प्रॉपर ग्रेडेशन होना चाहिए, ग्रेडिंग टेबल दे रखी है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। CBR बटने से CBR इसकी CBR 30 से ज्यादा ही होना चाहिए इसकी बेस कोर्स में, और फ्री फ्रॉम डेलिट्रियस मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। GSB में 6 ग्रेडिंग होती है, कौन कौन सी होती है, उसका क्या यूज है, क्या फंक्शन होता है फील्ड में, बड़े इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जो उसके बारे में पूरा अपडेट किया है आपको, है ना। तो इसमें हायर स्ट्रेंथ के लिए, लोड बेरिंग कैपेसिटी के लिए ग्रेडिंग 1 और 2 यूज की जाती है, और 3 और 4 लोअर सब बेस लेयर के लिए होता है, जबकि फाउंडेशन का सपोर्ट करती है, ठीक है। और ग्रेडिंग 5 और 6 हायर परमिलिबिलिटी होती है, ये ड्रेनेज लेयर का यूज करती है, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद GSB का भी यूज करते हैं हम, और CRM का भी यूज करते हैं। CRM में 2 ग्रेडिंग दे रखी है, ये 2 ग्रेडिंग आपकी। वन स्ट्रेंथ एंड कंपैक्शन आर मोर देन क्रिटिकल, उस समय उस कंडीशन में ग्रेडिंग 2 हमारे यूज करते हैं, ठीक है। और व्हेन ड्रेनेज एंड परमिलिबिलिटी आर प्रायोरिटी, जो हमारे बिल्टअप एरिया में यूज होता है, वहां पर ये वाली ग्रेडिंग 1 का यूज किया जाता है। ये GSB के फोटोग्राफ्स। तो इस प्रकार से GSB का क्या क्या यूज है, कहां पर यूज, स्ट्रक्चर में कैसे यूज है, उसके बारे में बताया मैंने। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में बता दिया। ग्रेडिंग 1 से 6 क्या है उसके बारे में बता दिया। और CRM 1 और 2 की ग्रेडिंग है उसके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको और डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं नेक्स्ट आपको वेट मिक्स मैकेडम के बारे में बताऊंगा। वेट मिक्स मैकेडम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बेस लेयर होती है हमारे वाटर बाउंड मैकेडम, इसको प्लांट से मिक्स करते हैं और पेवर से हम इसको लेट करते हैं, और लेट करने के साथ इसको कंपैक्शन वाइब्रेटरी रोलर से करते हैं। ये हमारी पूरी रोड की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। जनरली इसकी यूज थिकनेस 200 से लगाकर 250 के बीच में रहती है,
जनरली आती है। ये टोटली डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है। और मोर्थ के क्लास 406 में इसको बहुत डिटेल में दे रखा, आप देखेंगे उसका भी अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसको। और ये WM की ग्रेडिंग 1, 2, ग्रेडिंग 1 का अपर लेयर में होता है, अपर लेयर में होगा, और 2 का लोअर लेयर पे यूज करते हैं जनरली। ये इस प्रकार से लेयर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये इसका WM वेट मिक्स मैकेडम को लेइंग करते हुए ऑपरेशन स्थिति में आपको बता रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा, ये सब मिक्स डिजाइन होती है, लेब में मिक्स डिजाइन होगी, और लेब में मिक्स डिजाइन होगी, उसके साथ ही हम यहाँ पर फील्ड में जो हमारी फील्ड में वर्क करेंगे, वहाँ से फिर जो हमने MDT निकाली वो फील्ड में हम FDT के रूप में चेक करेंगे कितना। यदि हमारी जो FDT डेंसिटी प्राप्त नहीं हो रही तो वापस से रिकम्पेक्शन पे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि GSB क्रशड एग्रीगेट्स से बनता है और मिनिमम थिकनेस 150 मिलीमीटर होती है, जबकि WMM स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए बेस लेयर प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब मैं आपको डामर की लेयर के बारे में बताऊंगा। डामर की लेयर हमारे बिटुमिनस के लेयर किस प्रकार से होती है, उसके पहले हम कैसे क्या करते हैं। ये देखिए प्राइम कोट टेक कोट बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्राइम कोट बाइंड विद ग्रेनुलर एंड बिटुमिनस लेयर, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइम कोट जो हम करते हैं ये स्लो सेटिंग इमल्शन होता है। ये स्लो सेटिंग इमल्शन जब भी हमारे WM की लेयर होती है, तो WM की लेयर पे क्या होता है कि ऊपर की टॉप की जो गिट्टी होती है, एग्रीगेट होता है, वो लूज रहता है। तो स्लो सेटिंग के हिसाब से वो 8 to 10 mm यदि 24 घंटे रखेंगे तो उसको गिट्टी टॉप की लेयर को 8 to 10 mm परकुलेट होकर अपने आप को बाइंड कर लेता है, जिससे कि ऊपर की बिटुमिनस की लेयर आएगी तो दोनों एक साथ चिपक जाएगी। तो जनरली आप क्यों मेरे पीरियोडिक इंजीनियर बहुत अच्छे जानते हैं, सभी लोगों ने काफी हेलीपैड बनाए हैं। हेलीपैड बनाते पहले हम गोबर से हेलीपैड को लीपते थे, तो ऊपर की उसका पर्पस ये रहता है कि वो एक साथ नीचे की मिट्टी जो लूज रहती है उसको पकड़ लेता था। तो उसी टाइप का ये वर्क करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे DBM की लेयर वो दोनों को इंटेक्ट करने का यूज करता है जनरली ये। तो इस प्रकार से हमारा प्राइम कोट वर्क करता है, जो DBM की लेयर को इंटेक्ट कर देता है। टेक कोट बॉन्ड बिटवीन द बिटुमिन, उसके बाद फिर हम टेक कोट, जब भी हम DBM करेंगे उसके पहले टेक कोट देते हैं, ठीक है। इमल्शन स्प्रेड विद बिटुमिनस डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार से इमल्शन देते हैं कि प्रॉपर लेयर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद जनरली टिपिकल एप्लीकेशन जो इसका होता है 6 to 8 kg पर 10 स्क्वायर मीटर के लगभग इसको स्प्रेड करते हैं। और उसके बाद उसके क्यूरिंग पीरियड के छोड़ने के बाद नेक्स्ट लेयर के पे वर्क करते हैं। ये प्राइम कोट कर दिया आपने, ये प्राइम कोट के, ठीक है। और ये बाइंडर कोर्स मतलब DBM। ये DBM भी DBM भी हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट का वर्क करता है। कंपोजिट बिटुमिनस कोर्स एग्रीगेट देते हैं इसमें, बिटुमिन और कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करके बनता है ये। लेड हार्ड यूजिंग प्योर फिनिश, जब फिनिश करते हैं तो दोनों के बीच में ये भी हमारा DBM और BC की भी मिक्स डिजाइन होती है। मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंगली कितना बिटुमिन कंटेन होगा, कितना बिटुमिन कंटेन का ग्रेडिंग क्या होगी, ये दोनों हमारे लेब में फाइनल होता है मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंगली। और वहां से होने के बाद फिर हम लेइंग करते हैं इसको। लेइंग करने के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें बताऊंगा कि जब भी हम DBM करेंगे, मिक्सिंग के समय हमें ध्यान देने की जरूरत है कि बिटुमिन का टेम्परेचर 150 से 160 डिग्री होना ही चाहिए। और उस समय एग्रीगेट का टेम्परेचर 150 से 155 से लगा के 170 के बीच में रहता है। और मिक्सिंग का टेम्परेचर हमारे 160 से 170 के बीच में रहता है। और लेइंग के समय में टेम्परेचर पे ध्यान देने की आवश्यकता रहती है कि लेइंग के समय कम से कम 140 डिग्री से कम का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और 120 के नीचे तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए, 120 के डिग्री का टेम्परेचर को उसके नीचे अलाउ नहीं करना चाहिए। रोलिंग स्टार्ट हमें 135 डिग्री का टेम्परेचर हो जब स्टार्ट कर ही देना चाहिए। और स्टॉप जब 100 डिग्री से कम हो जाए तो स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये हमारे मूल पैरामीटर है जो बिटुमिन के समय हमें जो
बेचिंग प्लांट से मटेरियल आएगा तो उस समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कैसे होना, कितना होना चाहिए, और वहाँ से निकलने के बाद फील्ड पे कितना होना चाहिए, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा चेक करते रहने की आवश्यकता है। जब आप फील्ड में काम करवाओ तो ये पूरे चेक करने की आवश्यकता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी ये लेयर होगी। ये डीबीएम की 2 ग्रेडिंग आ जाती है। डीबीएम की ये आपको बहुत अच्छे से इसमें दे रखा है। आप इसको पढ़ेंगे, आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि प्राइम और टैग कोड परतों को जोड़ते हैं और डीबीएम लोड डिस्ट्रीब्यूशन व स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। और वेरी कोर्स ये टॉप लेयर होती है। आपको यदि ऊपर से नीचे से आपने सबग्रेड से ऊपर तक की लेयर में अच्छे से काम किया है, प्रॉपर कंपेक्शन किया है, लेयर वाइज कंपेक्शन किया है, केम्बर का ध्यान रखा है, लेयर का ध्यान रखा, उसके बाद केम्बर का ध्यान रखा, सुपर एलिवेशन का ध्यान रखा, तो टॉप लेयर नो डाउट आपकी बहुत अच्छी फिनिश होगी, है ना, स्मूथ फिनिश आएगी। और देख के लगेगा कि वाकई में आपने टॉप टू बॉटम की वर्क किया है। वहाँ पर आपको फाइनल लगेगा कि आपने रोड अच्छी बनाई है, कंपेक्शन की, बिटुवन की टॉप लेयर आपकी अच्छी लगेगी। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जब मंदिर के अंदर फाउंडेशन बनती है तो पता नहीं चलता है, नींव डलती है, नींव डलने के बाद दीवारें उठती हैं, दीवारें उठने के बाद आपको मंदिर सब फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग होने के बाद मंदिर का में आप प्रवेश करोगे, प्रवेश करने के साथ उस पर जो झंडा लहराता है, जो फीलिंग आना चाहिए कि मंदिर मेरा बहुत अच्छा बना है, उसी भावना से यदि आपने टॉप सभी लेयर को काम किया है तो आपको ऐसी फीलिंग आना चाहिए बीसी में। तो बिटुमन का आपका सरफेस आना चाहिए। जनरली हम इसके अंदर फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं और VG 30 से 40 के बीच में यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसकी रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइन एग्रीगेट रहता है। बिटुमन जब जितना फाइन मटेरियल होगा तो आपको बिटुमन की मात्रा ज्यादा लगेगी। तो बट नेचर इसमें बिटुमन 5.4 से लगाकर 5.6% तक यूज होता है और फाइन इसमें फाइन एग्रीगेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। कंपेक्शन टेंडम और वाइब्रेटर रोलर से करना पड़ता है इसको। टिपिकल थिकनेस 40 BC 30, 40, 50 होती है जनरली, ठीक है। अब मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगा। शोल्डर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये मेन पॉइंट है अपना। जिसके शोल्डर मजबूत है मतलब वो बहुत मजबूत और पावरफुल आदमी है, ये बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार हमारी रोड के शोल्डर यदि मजबूत हैं और सही बने हैं तो हमारी रोड बड़ी टिकाऊ रहेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी। उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो शोल्डर किस प्रकार के होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। शोल्डर के अंदर मटेरियल कौन सा होना चाहिए। सबग्रेड का आपने मालूम के 7 CBR से लगाकर 10 CBR का होना चाहिए, पर शोल्डर के अंदर जो मिट्टी हम फाइनल करेंगे उसी प्रकार से फाइनल करेंगे जो एम्बैगमेंट सबग्रेड के अंदर मटेरियल के बारो एरिया में जाके मिट्टी को फाइनल करते हैं, उसी प्रकार से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसकी जो शोल्डर के अंदर सॉइल का उपयोग करते हैं वो हम 12 CBR से नीचे की मिट्टी का उपयोग नहीं करना है हमें, और इस प्रकार से मिट्टी का फाइनल करना है। और उसके अंदर भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने सबग्रेड के अंदर लेब में जाकर MDD निकाली है और OMC निकाली, उसी प्रकार से भी इसी की भी सॉइल की MDD और MDD निकालेंगे, OMC निकालेंगे। जिस प्रकार से हम इसकी लेयर वाइज कंपेक्शन कर रहे हैं उसी के लेयर वाइज ही इसमें आपको कंपेक्शन करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि पूरी टॉप लेयर हो गई एक साथ उस मटेरियल को फिलअप कर दिया और रोलिंग कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी जो आप नया SOR जो हमारा जारी हुआ है अप्रैल 11, 2025 को जो नया SOR जारी हुआ उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। आप देखेंगे उसके लेयर वाइज पहले के SOR की लैंग्वेज और अभी की लैंग्वेज में बहुत अंतर है। उसमें थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट किया है लेयर में। उसमें MDD के बारे में भी हमने मेंशन किया है कि MDD कितनी होना चाहिए, उसमें कंपेक्शन कितना होना चाहिए, उसके बारे में भी हमने उल्लेख किया है। और उसमें ये भी बताया कि जिस प्रकार से लेयर हमारी बन रही है, जिस प्रकार की लेयर हम कंपेक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली शोल्डर को भी कंप्लीट करना है। ये सही है कि जो हमने कैरिज वे में केम्बर दिया उससे 1% ज्यादा हमारा केम्बर इसमें प्रोवाइड करना है आपको। तो उस प्रकार से 3% हमने उसमें केम्बर दिया तो इसको 4% के लगभग आपको रखना की आवश्यकता है। केम्बर यदि हमारे प्रॉपर तरीके देगा तो रोड पे जो पानी आएगा गिरेगा वो शोल्डर के थ्रू दूर चला जाएगा, उस पर फोकस करने की आपको आवश्यकता है, ठीक है।
और कंपेक्शन यदि लेयर वाइज करेंगे तो हमारा शोल्डर भी मजबूत रहेगा और शोल्डर भी डैमेज नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से हमारा शोल्डर बन जाएगा। इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमें शोल्डर बनाने की आवश्यकता होगी। सॉइल से भी बन सकता है, सब बेस में होगा तो मोरम और क्रस्ट ग्रेवल से भी किया जा सकता। अगर प्योर शोल्डर बनाया जाता तो बट नेचर प्योर शोल्डर बनाए तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डीबीएम और बीसी की बिटुमिनस लेयर उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से हमारी कैरीज वे में यूज किया है। लो ट्रैफिक रोड पे सिंपल हर जगह तो डीबीएम बीसी का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि कास्ट पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाईवे के उसको अर्दन शोल्डर या मोरम के शोल्डर का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाईवे में प्योर शोल्डर बना सकते हैं, बनाते हैं भी है कि यातायात की दृष्टि को रहती के 7+ आपके 1.5 मीटर का वो हो जाता है, 2 लेन प्लस प्योर शोल्डर हो जाता है, वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, शोल्डर की ज्योमेट्री कैसे होना चाहिए ये मैंने आपको आगे बता दिया है। इसमें चौड़ाई कितनी होती है, 1.5 से 2.5 मीटर के लगभग होती है। क्रॉस लोग इसमें 3 से 4% रखा जाता है, 1% ज्यादा दोगे, सिंपल सी बात है, तो ज्यादा बेटर है। कंपेक्शन 95 से 98, लेकिन कोशिश करें इसमें कंपेक्शन 100% आएगा तो सो फार सो गुड, आपके लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, शोल्डर की ऊंचाई मेन रोड से सरफेस से बराबर होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी नीचे रखते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे रखोगे तो आप जो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, जिससे पानी अंदर वहां रुके, एज पे जाके नहीं रुकेगा, एज से पानी अंदर जाएगा तो क्रस्ट को डैमेज करेगा, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। लेयर वाइज कंपेक्शन करने की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रॉपर स्लोप होना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रेनेज को मेंटेन करना, यदि आप ड्रेनेज डिस्टर्ब होगी तो बट नीचे पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा तो हमारी जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर जाएगा, क्रस्ट में के अंदर जहां पानी जाएगा तो फिर वही एक्शन जो लोड से टायर का लोड आएगा तो फिर वही हमारी टायर का लोड गिट्टी और पानी का जो मिश्रण होगा तो टायर के लोड से की एग्रीगेट है कि जो है वो डिस्टर्ब होगी तो वहाँ धीरे धीरे पोटहोल्स निर्मित हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने से हमारी ड्रेनेज लेयर प्रॉपर फंक्शन करे, इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कंपेक्शन में जहां पर भी लूज सरफेस हो गया हो आप चेक कर लें। बट निचला आपको उसमें एमडीडी जो निकाली है उसके हिसाब से शोल्डर पे भी एफडीडी टेस्ट लगाने हैं, तो जब जाके आपका प्रॉपर बनेगा। पेमेंट के किनारे की एज को बहुत अच्छी से हमें कंपेक्शन करने की आवश्यकता है ताकि एज फेल्यूर नहीं हो, एज पे नहीं तो डामर की एज वहां से फेल होने लग जाएगी लोड के उससे। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि बिटुमिन्स कंक्रीट पेवमेंट को स्मूथ फिनिश और स्किड रेजिस्टेंस देता है, जबकि शोल्डर पेवमेंट को सपोर्ट और ड्रेनेज प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब इसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। जब मैंने आपको लेयर वाइज बता दिया, लेयर वाइज के बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी कैसे अडॉप्ट करनी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेयर वाइज करना है, टॉप टू बॉटम आपको कंपेक्शन करना है, यूज करना है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी पैरामीटर है हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर आईएस मोर्थ में दे रखे उसको फॉलो करना है, और जो इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी लगना है, यूज किया है, उसको प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज करते हुए ईच एक्टिविटीज को हमें फील्ड में एग्जीक्यूट करवाना है। क्वालिटी टाइम टू टाइम हमें डे टू डे क्वालिटी को चेक करना है। वेदर कंडीशन किस प्रकार की है, पानी का मौसम है, वर्षा ऋतु का मौसम है, या टेम्परेचर ज्यादा है, उसको डे टू डे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सेफ्टी पैरामीटर को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्टर इसका यूज कर रहे हैं, सेफ्टी साइनेजेस लगे, उसका ध्यान रखा जाए। हर चीज डिपेंड करती है ओएमसी पर, क्योंकि जितने भी हमें नॉन बिटुमिनस लेयर होती है, चाहे हम WMM की बात कर लें, GSB की बात कर लें, सबग्रेड की बात कर लें, इमेगमेंट की बात कर लें, या शोल्डर की बात कर लें, टोटली ये डिपेंड करता है हमारे लिए कि लेब में जाके हमने इसको जो बारो एरिया फाइनल किए हैं, जो मटेरियल फाइनल किया है, उसकी MDD कितनी है, OMC कितनी। तो OMC का महत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने OMC लेब में निकाली वो फील्ड में भी हो, उसका भी चेक हमें टाइम लगाना है, जिससे कि जो हमने स्ट्रेंथ गेन करना चाहते वो मिले हमें। तो उसके वो उस पर देख रहे हैं OMC कैसे पता लगाना, उसके बारे में लेब, उसको आप लेब में प्रॉक्टर टेस्ट से लगाते ही हो, आप निकालते ही हो उससे, जब आप निकालते हैं तो MDD मिलने के बाद फील्ड में उसका कंपेक्शन करते हो, वो MDD से ही आप फील्ड कंपेक्शन को टारगेट, वही आपका टारगेट होता है ना। लेयर वाइज परसेंटेज देखना है आपको, मोर्थ में जो आपकी चैप्टर 900 में दे रखा उस प्रकार से चेक लगाना है।
FDD कैसे करेंगे आप, कोर कटर से करेंगे या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से चेक करते हो आप, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट कैसे है, आपको 97% आप उससे MDD से कम नहीं होना चाहिए, WMA 98 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी है कि हर लेयर में आपने कि हर प्रॉपर ग्रेडिंग हुआ कि नहीं हुआ, कंपेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपको देखने में बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ पॉइंट देखा नहीं और देखा उसको जब FDD लगाने गए तो आपको क्या हुआ कि वो अचीव नहीं हुआ, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से रोलिंग करने, मॉइस्चर करना, पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, प्रॉपर ग्रेडिंग को चेक देखना पड़ेगा कि ग्रेडिंग है कि नहीं, तो वो सब चेक करने के लिए वापस आपको यूज करना पड़ेगा, ग्रेडिंग को वापस चेक करने की आवश्यकता होगी। अब उसके बाद आपका ये भी ध्यान देना पड़ेगी कि हमारे एग्रीमेंट में कौन कौन सी मशीन लगना है, इक्विपमेंट कौन कौन से लगना है, वो उसकी यूज हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। मशीनरी की बात कर लेंगे, ये लगेगा। अब मशीन के साथ में आपको वहाँ पर प्लांट लगा कि नहीं लगा, प्लांट लगा, प्लांट मशीनरी लगी कि नहीं लगी, और साइड पे यूज हो रहा कि नहीं हो रहा, उसमें देखना पड़ेगा। मोटर ग्रेडर लगेगा आपको उसका प्रॉपर लेवलिंग करने के लिए। रोलिंग के लिए स्टैटिक रोलर लगेगा, पेनोमेटिक रोलर लगेगा, वाइब्रेटरी रोलर का यूज होगा। प्योर फिनिशर लगेगा फॉर बिटुमिनस लेयर के लिए लेगा। बिटुमिन स्पेयर आपको प्राइम और टेकआउट के लिए लगेगा। वाटर टैंकर WM के लिए लगेगा, कंपैक्शन के लिए लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ये मशीनरी जितनी होती है इसमें एग्रीमेंट में दे रखा, उसको भी एग्रीमेंट का पार्ट है, उसको देख लें, समझ लें, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये लगे वहां पर, ये ध्यान रखें, और उसके अकॉर्डिंगली फील्ड में एग्जीक्यूट करते समय भी आपका यूज हो। रोलिंग कंपैक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका हर लेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। अचीव टारगेट डेंसिटी इन ईच लेयर में आपको अचीव कर लें। नंबर ऑफ पासेस कितने होना चाहिए, ओथ में दे रखा स्पेस, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं, उसके बारे में चेक कर लें। मॉइस्चर कंटेंट रोलिंग करते समय चेक कर लें, मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा जितना होना चाहिए है कि नहीं है, जो हमने OMC निकाला उतना है कि नहीं है, और प्रॉपर रोलिंग रोलर जिस प्रकार का यूज करना चाहिए वो रोलर से पर डे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में देख लें। और ऐसा भी देख लें, एक्सेस रोलिंग भी नहीं होना चाहिए जिससे कि क्रेक डेवलप हो जाए, ठीक है ना। इसके बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको लेयर वाइज बता ही रहा था कि आप कैम्बर इंश्योर सरफेस पे कैम्बर का उपयोग प्रॉपर चेक कर लें, है ना। सरफेस ड्रेन देख लें, ठीक है। टिपिकल वैल्यू 2.5% फ्लेक्सिबल पेमेंट में कैम्बर होना चाहिए। इसमें स्ट्रेट एज के माध्यम से इसको जनरली चेक करें, स्पीड लेवल लगा के चेक कर लें टेम्पलेट पे, ठीक है। और कहाँ पर पानी स्टेगनेट नहीं हो वो भी चेक कर लें, जहाँ कहीं पानी स्टेगनेट हो रहा तो वहाँ पर उसको प्रॉपर चेक कर लेंगे, तो वहाँ पर फिलिंग विलिंग करके यदि उसको प्रॉपर तरीके से उसको विकसित कर लें, ठीक है। ड्रेनेज कंसिडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैंने आपको ये बताऊंगा, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर सरफेस में होना चाहिए। शोल्डर में ड्रेनेज का उपयोग प्रॉपर हो, ड्रेनेज शोल्डर में ड्रेन का उपयोग प्रॉपर हो, इसका भी ध्यान रखें। लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन इन अर्बन एरिया में प्रोवाइड करें। सब सरफेस ड्रेनेज इन हायर वाटर लेवल वो भी प्रोवाइड करें। इनलेट आउटलेट चेंबर यदि उसमें देने की आवश्यकता है तो वहाँ चेंबर भी प्रोवाइड करें। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि OMC, MDD और फील्ड डेंसिटी की अवधारणाएं क्या हैं और इन्हें सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण का उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा फील्ड में आप क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सब प्लांट मशीनरी के बारे में आपको बताते हैं, अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो सबसे पहले कि आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आपने क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, तो फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल निकालने के लिए पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जहां हम मार्ग का निर्माण करना चाह रहे हैं वहां पर एक कैंप फाइनल करें, और कैंप फाइनल करने के साथ वहां पर आपको जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज है वहां पर आपको लेब स्थापित करवाएं। कैंप लगेगा, लेब लगेगी। लेब में जितने भी आपने रोड का निर्माण करने जा रहे हैं, जितने भी बारो एरिया फाइनल किए हैं, मटेरियल को फाइनल किए हैं, उसका सबका टेस्टिंग आपकी लेब में होना चाहिए। डिजाइन में आपने थर्ड पार्टी करवा लिया तो वो तो एक अलग बात है। वो सबको आपको टेस्ट करने के बाद यहाँ लेब में टेस्ट करना है। लेब में टेस्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर भी अपॉइंट रहेगा, मटेरियल इंजीनियर भी होगा, फील्ड इंजीनियर भी होगा। जब ये आपके मटेरियल सब फाइनल हो गए
तो फिर आपको फील्ड में जाने के पहले ट्रायल लेंथ बनाने की आवश्यकता है वहीं पे कैंप पे। यदि आप ट्रायल लेंथ बनाएंगे सबग्रेड से लगाकर टॉप लेयर तक जो कैरिज वे आप बनाएंगे, कैरिज वे की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंगली 100 मीटर की आपको यहाँ पर ट्रायल लेंथ बनाएंगे। तो ट्रायल लेंथ बनाएंगे इसका मतलब आपको टॉप टू बॉटम तक की लेयर जितने आपके डिजाइन में है उसके अकॉर्डिंगली सब वहाँ पर उसी जितने भी उपकरण उसमें लगने हैं उसका उपयोग करेंगे। वहाँ पर वो ट्रायल भी हो जाएगी आपकी, और उपकरण सही यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो भी आ जाएंगे आपके। जितने प्लांट से मिक्सिंग प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा वो भी आपको हो जाएगा। जब आपकी ट्रायल लेंथ बन जाए, जो मोर्थ का चैप्टर 900 में टेस्ट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपको टेस्ट आपके एक्सेप्ट हो गए तो फिर आपको फील्ड में जाकर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप कर लेंगे तो फील्ड में आपने वहाँ ट्रायल लेंथ में आपका हो गया तो फिर आपको फील्ड में टेस्ट लगाओगे तो फ्रूटफुल रहेगा। आपके इंजीनियर जो ठेकेदार के इंजीनियर है या हमारे फील्ड के इंजीनियर है, यदि उनको भी कोई काम करने में दिक्कत है, ट्रायल लेंथ में कोई दिक्कत आई है कि ये फेल हो रहा है तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये फील्ड क्वालिटी कंट्रोल को इस प्रकार से करने के पहले आपको ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी लेयर को फील्ड में भी चेक करेंगे, लेयर वाइज थिकनेस को चेक कर लेंगे, फील्ड डेंसिटी स्टैंड रिप्लेस से कर लेंगे, बिटवीन कंटेंट होगा, ग्रेडिंग आपको टेस्ट कर लेंगे, आपको सरफेस लेवल चेक कर लेंगे, स्टेट से कर लेंगे, और रिकॉर्ड जो भी कर रहे हो डे टू डे कर रहे हो उसको रिकॉर्ड को डे टू डे रखने, फोटोग्राफ जियोटेक फोटोग्राफ्स लगा के रखने पड़ेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, इतनी जब लंबी रोड बनाओगे आप तो आपको कई सीनियर ऑफिसर आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो उनके भी जियोटेक फोटोग्राफ्स लगाकर उस साइड पे लैब में भी करेंगे, तो उनके भी फोटोग्राफ आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में संभाल के रखें। जब भी कोई घटी आएगी तो आप उनको बताएं कि ये सीनियर ऑफिसर आए थे, उन्होंने भी टेस्ट लगाए थे और ये बड़े फ्रूटफुल थे, उसके रिजल्ट ये आए थे। तो जिससे कि सीनियर ऑफिसर और आएंगे तो उनको लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं क्वालिटी से काम कर रहे हो, आपके लिए यूजफुल रहेगा। उनको लगेगा कि हमारे जो इंजीनियर फील्ड में काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हैं, और मोर्थ के चैप्टर 900 में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये तो आपको 80% टेस्ट तो कहाँ करने हैं, आपकी फील्ड लैब में करने हैं, 10% NAV लैब में करवाने हैं, और 10% हमारी जो सर्कल की लैब है और सेंट्रल लैब है उसमें करवाना है। जोनल लैब, सेंट्रल लैब हमारी भोपाल में है, लेकिन जोनल लेवल पे भी लैब है हमारी, जोनल लेवल पे लैब है, जोनल लेवल पे लैब और सर्कल लैब में 10% आपको वहाँ टेस्ट करवाने हैं और 10% एनेबल लैब से करवाना है। तो इस प्रकार के जितने भी टेस्ट होंगे ये आपको 100% करना है। एक गवर्नमेंट से हमने सर्कुलर भी निकला था कि हमने उसमें वो भी निकाला था कि पर किलोमीटर वाइज कितने एम्बैंकमेंट से लगाकर टॉप लेयर तक के कितने टेस्ट हो, वो भी एक सर्कुलर को यदि आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। गवर्नमेंट से सर्कुलर निकला है, तो इस प्रकार से आपके इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होंगे वो कैसे निकलेंगे, ये आपके फील्ड डेंसिटी से निकालेंगे, मॉइस्चर कंटेंट ओवन ड्राई मेथड से निकालेंगे, बिटवीन टेम्परेचर निकाल लेंगे, बाइंडर कंटेंट निकाल लेंगे, एग्रीगेट ग्रेडिंग कैसे निकालें, सिव एनालिसिस कर लेंगे, थिकनेस चेक कैसे करेंगे, बटने से आप जानते हैं बहुत अच्छे थिकनेस चेक करने के लिए। ठीक है, मेजरिंग टेम्पलेट आपके पास रहता ही है, रखते हैं, फील्ड पे रहता है, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, हमेशा चेक करते हैं, हर चीज़ को चेक करते हैं, बिटमन से लगाकर ग्रेडिंग को चेक करते हैं, थिकनेस को चेक करते हैं। जब तो हमारे प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी बनी है और अच्छी बनाएंगे। अब जब आपने रोड बना दी है उसके बाद सरफेस बनने के बाद सरफेस अनइवन है कि नहीं, वो 3 मीटर के स्ट्रेट एज से चेक कर लेते हैं, रफनेस बम्प इंडिकेटर से चेक करते हैं, कोर एक्सट्रैक्टर बिटमन के कंटेंट लेयर। बट नेचुरल रोड बनने के बाद भी हमें सीनियर ऑफिसर आते हैं, विजिट होती है। आजकल हमारे प्रदेश में क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें बड़ी गुणवत्ता से हो, इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने औचक निरीक्षण लागू किया, जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर जाते हैं। चीफ इंजीनियर जाकर हर जोन में जाते हैं, हर जोन के एक संभाग में जाते हैं, वहाँ क्वालिटी चेक करते हैं। तो ऐसे करीब जो हमारी सड़कें बनी है अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें ये चेक लगते हैं। तो उसमें ये टेस्ट जनरली हमारे फील्ड जो चीफ इंजीनियर जाते हैं वो लगाते हैं, सरफेस देख लेते हैं, रफनेस इंडेक्स कोर कट करके उसके बिटमन कंटेंट निकाल लेते हैं, डेप्थ चेक करने में आ जाता है। ठीक है, आप विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं तो देखने में समझ में आ जाता है क्रैक हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, रटिंग हो रही है। अब बट्टे से जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये इस प्रकार से कोर भी निकाल लेते हैं, कोर निकाल के इसमें बिटमन कंटेंट भी निकल जाएगा,
ग्रेडिंग भी निकल जाएगी और थिकनेस भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि सतह, कैम्बर और ड्रेनेज की आवश्यकता क्या है और निर्माण प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण कैसे किया जाता है। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब हम काम करते हैं, हम इंसान हैं, इंजीनियर हैं, उसके साथ कुछ न कुछ हमें डिफिशिएंसी पाए। हमारी फुल इच्छा शक्ति है कि हम बहुत अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन कभी कभी कुछ डिफिशिएंसी रह जाती है। तो उस डिफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो कैसे कैसे हो जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। फटीग क्रैकिंग ड्यू टू रिपीटेड लोड, यदि ज़्यादा लोड हो जाता है उसमें वो आ जाता है। रटिंग हो जाती है, डिप्रेशन रटिंग हो जाएगी, डिप्रेशन व्हील पाथ से हो जाएगी। रिवेलिंग, कभी कभी क्यों लॉस फाइन एग्रीगेट निकल जाता है, रिवेलिंग हो जाती है। पॉट होल्स, वाटर एंड ट्रैफिक इम्पैक्ट से मैंने आपको बताया ना, यदि हमारे ड्रेनेज लेयर यदि प्रॉपर फंक्शन नहीं करी तो ये वाटर एंड ट्रैफिक इम्पैक्ट से पॉट होल्स डेवलप हो जाते हैं। एज ब्रेकिंग ड्यू टू वीक शोल्डर, यदि शोल्डर मैंने आपको कहा कि आपके शोल्डर जितने मजबूत होगा आप उतने पावरफुल रहेंगे। उसी प्रकार से हमारी रोड के शोल्डर मजबूत रहेंगे तो हमारी रोड मजबूत रहेगी। तो उसके लिए जो शोल्डर की एजेस को आपको कम्पैक्ट करने की आवश्यकता है, करेंगे तो आपको बहुत अच्छे। तो ये आपको मोट का जो IRC 82 मोट का मेंटेनेंस मैनुअल है, उसमें देखने की आवश्यकता है कि मेंटेनेंस को कैसे कैसे करते हैं, वो मोट मैनुअल में दे रखा है। मेरी जो हिंदी की बुक है मैनुअल पार्ट 1, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। और पेमेंट फेल्यूर क्यों हो जाते हैं, इनएडिक्वेट कंपैक्शन, यदि कंपैक्शन कुछ पॉकेट हमारे लूज रह जाते हैं, उसके बाद पुअर ड्रेनेज सिस्टम से हो जाता है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो हमें बारो एरिया से फाइनल होना था हमें मालूम ही नहीं, और बारो एरिया चेंज कर दिया, उसका टेस्ट नहीं लगाया, मटेरियल सब स्टैंडर्ड का आ गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इम्प्रॉपर डिजाइन थिकनेस, जो कभी कभी चेक नहीं लगाते हैं हम, हमारे फील्ड मैदानी इंजीनियर, कभी गलती से छूट जाता है, कहीं थिकनेस कम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकर टाइमली मेंटेनेंस, ये भी है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो टाइम पे मेंटेनेंस भी आवश्यकता है, यदि टाइमली मेंटेनेंस नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडनल क्रैक्स ये इस प्रकार से होते हैं, ट्रांसवर्स क्रैक्स इस प्रकार से, एलिगेटर क्रैक्स इस प्रकार से हो जाते हैं। पॉट होल्स कैसे निर्मित हो जाते हैं, पॉट होल्स भी 3 टाइप के होते हैं, रिवेलिंग, ब्लॉक क्रैकिंग, एज क्रैकिंग, जॉइंट रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, स्लिपेज हो जाती है यदि प्रॉपर टेक कोड नहीं लगा तो इस प्रकार से ये हमारा क्रैक हो जाता है। इसमें रूटीन मेंटेनेंस कैसे करेंगे, रूटीन मेंटेनेंस के ये भी रूटीन मेंटेनेंस प्रैक्टिस भी हमारी इंपॉर्टेंट है। क्रैक सीलिंग विथ हॉट बिटुमेन से कर देंगे। पॉट होल्स पैचिंग यूजिंग कोल्ड मिक्स से भी कर सकते हैं, हॉट मिक्स से भी कर देते हैं। आजकल जेट पिचर, वेलोसिटी पिचर नवाचार से आ गई है मशीन, हम 3 मेथड से कर रहे हैं, जेट पिचर, वेलोसिटी पिचर और इंफ्रारेड से कर रहे हैं। उसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, उससे भी पैचिंग का काम बहुत अच्छा होता है। एज रिपेयर विथ प्राइम मिक्स से कर देते हैं। अब टाइमली हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, ड्रेन क्लीनिंग की आवश्यकता होगी। वेजिटेबल यदि वहाँ पर हो गए उसको भी साफ कर दें बारिश के पहले तो बहुत अच्छा होगा। सरफेस ड्रेसिंग टू रिस्टोर स्कीड कर दें, है ना, तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। और ले विथ थिन बिटुमिनस लेयर, जहाँ हमें लग रहा है टाइमली 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो टाइमली उसको मेंटेन कर लेंगे। रीसीलिंग सरफेस हो गया वो कर दें। वीक पेमेंट स्ट्रेचेस हैं उसको स्ट्रेंथनिंग कर दें, हो जाता है कभी कुछ पॉकेट वीक हो जाते हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता है। यदि कोई हमारे माइनर क्रैक्स आ रहे हैं तो फॉक्स सील से भी करते हैं, स्लरी सील से भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं पॉट होल्स मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वहाँ ड्रेनेज फंक्शन नहीं हो रहा, तो उसको प्रॉपर चेक करें क्यों ऐसा वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ड्रेनेज को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी। ये सस्टेनेबिलिटी इन फ्लेक्सिबल पेमेंट के कहाँ यूज़ होगा, कैसे करेंगे, इसके बारे में दिया यूज़। अब क्या मेनी टाइम्स हम क्या होता है कि लेयर वाइज लेयर हमारा कंपैक्शन हो जाता है, तो हमें उसी मटेरियल को रिक्लेम यूज़ करके हम काम रोड का वापस से बना सकते हैं। तो उससे रैप मेथड कहते हैं। कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से भी हम यूज़ करते हैं। और फ्लाई एस को भी हम जनरली जो हमारे को यूज़ करना है, जो एम्बैंकमेंट में जनरली यूज़ करते हैं। लोअर एनर्जी कंजम्पशन रिसाइकलिंग, लेस डिपेंडेंस ऑन वर्जिन एग्रीगेट। इससे क्या हमारा क्या रहेगा कि हमें जितना जो हमारा यूज मटेरियल है उसी को रीयूज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे हमें नए मटेरियल को
फ्यूचर के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखें। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। इसको देखने की आवश्यकता आपको। रिसाइकलिंग बिटुमिनस पेमेंट मिलिंग मशीन के द्वारा जनरली ये अपन कर लेंगे, रीयूज करेंगे तो हमारा बेटर होगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसको आपने पढ़ा है, आपके लिए काम यूजफुल है, ठीक है। रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लेब्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये ही हीरो है, यही है हमारे प्रोजेक्ट की जान है, यही सब कुछ है। यदि हमारी क्वालिटी कंट्रोल लैब अच्छी है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने अडॉप्ट की है और हमारी जो वहाँ स्थापित की है, उसको प्रॉपर तरीके से यदि हम फंक्शन में लेंगे, फ्रीक्वेंसिंग के चैप्टर 9 के हिसाब से टेस्ट लगाएंगे, तो नो डाउट हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। हमारे डेली सैम्पलिंग टाइम टू टाइम टेस्ट करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। बिटवीन कंटेंट भी आपका जो आपने मिक्स डिजाइन में आएगा वही का वही यूज आएगा। लेब रिकॉर्ड को आपको अच्छे से रखना है, थर्ड पार्टी चेक भी लगाना है, और साइट लेब को मैंडेटरी मेजर वर्क में यूज करना है, मतलब 80% आपको तो वहीं से यूज करना है। तो ये सब टेस्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लैब, रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लैब का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप फोकस करने की आवश्यकता है। अब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो आप वर्क करते हो, आप परिवार के मुखिया हो, आप हो तो परिवार है, ऐसा हमारी रोड पे चलने वाले हर इंसान उसके परिवार का मुखिया होता है। वह है तो उसका परिवार है, आप हैं तो हमारा विभाग है, और विभाग है तो प्रदेश है, प्रदेश है तो हमारे भारत है। तो इस प्रकार से सभी हमारे एक एक आदमी की जान हमारे लिए कीमती है। तो इसलिए हमें सेफ्टी पैरामीटर को बहुत अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उसको ध्यान में रखने के लिए आपको प्रॉपर बैरिकेड साइनेज मैंडेटरी लगाएं, रोड सेफ्टी ऑडिट करवाएं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन करवाएं, वो प्रॉपर रोड सेफ्टी ऑडिट होता है करवाएं, और वर्कर्स को वेरी पीपीई किट पहनाएं, जो लाइटिंग की व्यवस्था नाइट में भी रखें, ट्रैफिक मैनेजर ड्यूरिंग और लेके टाइम करें, फर्स्ट एड बॉक्स रखें, इमरजेंसी एक्सेस मेंटेनेंस को रखें। तो इस प्रकार से सेफ्टी हमारे पैरामीटर को बहुत ध्यान से रखने की आवश्यकता है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और इसके हिसाब से मैं आपको पूरा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आगे सेफ्टी के बारे में भी मैंने आपको अवगत कराया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको रोड बनाते समय सेफ्टी से लगाकर हर पैरामीटर पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो आप अलर्ट रहेंगे, रोड अच्छी बनेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा हमारा। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि निर्माण के बाद सरफेस इवननेस, रफनेस और कोर टेस्ट जैसे परीक्षण कैसे किए जाते हैं और निर्माण सुरक्षा के उपायों को कैसे लागू किया जाता है। प्रेजेंटेशन के अंत में आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा लोक निर्माण विभाग को एक टैगलाइन दी गई है, लोक निर्माण से लोक कल्याण। हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, विभाग में काम कर रहे हैं, हम इतना मन लगा के काम करें कि सब लोगों को, विभाग को, प्रदेश की जनता को लगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छे पुल बनाएंगे। अच्छी सड़कें बनेगी तो प्रदेश का आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा, और अच्छी सड़कें रहेंगी तो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि आएगी। आर्थिक गतिविधि भी आने के साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवा पहुंचने के लिए बहुत आसान अच्छे मार्ग मिलेंगे। और जब आसान मार्ग मिलेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा प्रदेश विकसित होगा, खुशहाल होगा, ग्रामीण खुशहाल होंगे, सभी खुशहाल होंगे। यही हमारा जो है कि लोक निर्माण से लोक कल्याण का जो हमारी टैगलाइन है, वो इसी को साकार करती है। यदि उसके बाद भी आपको यदि कोई ऐसा लगता है तो कभी भी आप फोन करके पूछ सकते हैं, और हम और भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। इस पाठ्यक्रम में हमने सीखा फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स बहुपरत संरचना वाले होते हैं जो बिटुमिनस और ग्रैन्युलर लेयर्स से बने होते हैं और हाईवेज व सिटी रोड्स के लिए उपयुक्त हैं। वेयरिंग, बाइंडर, बेस, सब बेस और सब ग्रेड जैसी परतें क्रमशः स्मूथनेस, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेंथ और ड्रेनेज प्रदान करती हैं। पेवमेंट डिजाइन में ट्रैफिक लोडिंग, सीबीआर टेस्ट और मटेरियल क्वालिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि सबग्रेड की कॉम्पैक्शन और सीबीआर वैल्यू नींव तय करती है। जीएसबी
और WMM स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी के लिए जरूरी है। वहीं प्राइम कोट और टैग कोट परतों को जोड़ते हैं और DBM लोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बिटुमेंस कंक्रीट पेवमेंट को स्मूथ फिनिश और स्किड रेजिस्टेंस देता है, जबकि शोल्डर कंस्ट्रक्शन किनारों को सपोर्ट और ड्रेनेज सुनिश्चित करता है। कंस्ट्रक्शन लेयर वाइज किया जाता है, जिसमें ग्रेडर, रोलर, पेवर जैसी मशीनें और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स अनिवार्य होते हैं। पेवमेंट फेलियर्स जैसे क्रैकिंग, रटिंग और पॉटहोल्स मुख्यतः पुअर ड्रेनेज और कंपैक्शन से होते हैं, जिन्हें मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस जैसे क्रैक सीलिंग ओवरले से सुधारा जाता है। अब हम अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं।